नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। राजधानी लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। ईद का चांद नजर आया है, भारत में चांद का दीदार हुआ है और कल देश भर में ईद का त्यौहार यह मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने ईद की मुबारकबाद भी दी है। यह त्यौहार खुशी लेकर आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट भी ये सामने आया है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। चांद का दीदार ये हो चुका है और कल धूमधाम के साथ ईद का त्यौहार ये मनाया जाएगा। लंबे समय से जो रोजेदार थे वो रोजा रख रहे थे और आज इस पल का जो इंतजार था वो पल आ चुका है और कल बहुत ही धूमधाम के साथ ईद का त्यौहार ये मनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री की तरफ से ईद के त्यौहार को लेकर मुबारकबाद ये दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, मिलजुल कर मनाना चाहिए और ये त्यौहार खुशियां लेकर आता है। और बाजारों में भी रौनक बनी हुई है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं और कल जिस तरह से ईद है तो बाजार दुल्हन की तरह सजे हुए हैं। यानी कि खाने पीने की अगर बात करें, लोग शॉपिंग करते हैं, इस दिन नए कपड़े पहनते हैं और हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को गले मिलकर ये त्यौहार मनाते हैं। तो जो चांद है उसका दीदार हो चुके हैं, भारत में भी चांद का दीदार हुआ है, लोग काफी खुश हैं और कल इस त्यौहार को मनाया जाएगा क्योंकि चांद के दीदार के बाद ही ईद का त्यौहार यह मनाया जाता है। लंबे समय से यह रोजा रखा हुआ था रोजेदारों ने और अब चांद का भी दीदार हो चुका है, ईद के चांद का। और कल ये ईद बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। शॉपिंग लगातार लोग कर रहे हैं, बाजारों में रौनक बनी हुई है, बाजार सजे हुए हैं सामानों से। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर विचार विमर्श मंथन इस बैठक में यह किया जाएगा। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर इस बैठक में विचार विमर्श मंथन होगा। सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को लेकर यह खबर सामने आ रही है। तो प्रदेश प्रभारी राधा मोहन वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता अनूप कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, ये बैठक को लेकर खबर सामने आ रही है, दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? देखिए सचिन, नगर निकाय चुनाव में दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर 5 मार्च पर बैठक चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक है। उन नामों पर चर्चा हो रही क्योंकि जो 9 मंडल हैं और 37 जिले हैं उनके प्रत्याशियों को लेकर आखिरी में बैठक है। इस बैठक के बाद इस कोर कमेटी की इस बैठक में उन नामों पर मुहर लगेगी, जिसमें 7 जो महापौर के नाम है, बाकी जो निकाय चुनाव के पदाधिकारी हैं उन पर इसकी बैठक में मुहर लगने वाली है। करीब 6 बजे इस बैठक की शुरुआत हुई थी, तब से अब तक मैराथन बैठक चल रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद हैं। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम जो पदाधिकारी और भी इस बैठक में साथ साथ सबसे जो अहम निर्णय है उसको लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिताऊ प्रत्याशी की तलाश है और जो पैनल बनाया गया था, जो जिसमें कैबिनेट मंत्री शामिल थे, संगठन के पदाधिकारी शामिल थे, जो वो एक पैनल बना करके तो अभी तक आवेदन आए हैं, उनपे स्कैनिंग हुई। स्कैनिंग के बाद जो फाइनल सूची तैयार हुई है संगठन में, वो सूची को लेकर अब आज कोर कमेटी की बैठक यहाँ पर चल रही है। बैठक के बाद जिन नामों पर यहाँ पर मुहर लगेगी, उसके बाद संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नामों को लेकर दिल्ली जाएंगे। वहां पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात करेंगे। उन नामों को उनके सामने सूची रखी जाएगी। फिर उसके बाद उम्मीद जताई जा रही कल शाम तक ये सूची फाइनल जनता के सामने होगी, जो प्रत्याशी हैं उनके सामने होगी। एक बड़ी बैठक है क्योंकि 24 तारीख को दूसरे चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है। उसके पहले ये सूची आनी है क्योंकि एक जो दूसरे चरण के नामांकन के प्रत्याशी उनको नामांकन भी करना है। एक बड़ी लंबी चौड़ी एक लिस्ट
तैयार हुई है इसके बाद, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री ने पहले बैठक में भी कहा था कि मंत्री और पदाधिकारी या सांसद किसी अपने रिश्तेदार को लेकर जी। दबाव न बनाए टिकट को लेकर के, यानी कोई गुंजाइश नहीं है। ये चूंकि क्षेत्रीय चुनाव होता है, जी। इसमें क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं, क्षेत्रीय लोग जिनकी लोकप्रियता उस क्षेत्र में है, जो जातिगत समीकरण वहां पर फिट बैठते हैं, जी, ऐसे जी। जो प्रत्याशियों को लेकर ये फाइनल आज बैठक है। फाइनल बैठक के बाद चूंकि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियों का चयन अपनी आखिरी अंतिम मुहर केंद्रीय नेतृत्व लगाता है, और यही वजह है कि आज कोर कमेटी की बैठक के बाद कल संभवतः ये जानकारी मिल रही सूत्रों के हवाले से जी। करीब 9 बजे उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली में जब सूची रखी जाएगी तब उस पर अंतिम मुहर लग पाएगी। पूरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। इस बैठक के बाद जब करीब शाम तक उम्मीद जताई जा रही, कल शाम तक ये फाइनल सूची जो है वो सबके सामने होगी। जो प्रत्याशियों का इंतजार है वो मुझे लगता है खत्म होगा, क्योंकि दूसरे चरण को लेकर हालांकि पहले चरण में थोड़ा सा समय कम था, जिस समय आयोग ने तिथियों का ऐलान किया था, इसमें दूसरे चरण में काफी समय भी मिला है, और लगातार जिस तरीके से एक जो इस कमेटी बनाई गई थी, जो एक पैनल तैयार किया गया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। क्योंकि भले ही चुनाव छोटा हो, शहर की सरकार हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं 2024 की लड़ाई कैसे भी फाइनल माना जा रहा है। और यही वजह है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर बीएसपी हो, सभी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है कि उनको जिताऊ प्रत्याशी मिले और आने निकाय चुनाव में उनकी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन हो सके। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आपने देखा होगा कि माइक्रो लेवल पे काम करके, बूथ स्तर पर काम करके हर वो कार्यकर्ता को मजबूत करते हैं। मजबूत करने के बाद एक कमेटी बनाई गई, जिसमें आप देखिए इस चयन प्रक्रिया में भी संगठन को भी साथ में रखा गया है, जो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उनको भी रखा गया है, जो क्षेत्रीय विधायक है उनकी भी अहम भूमिका है, या फिर संगठन के पदाधिकारी हैं उनकी भी अहम भूमिका है। तो ये कहा जा सकता है कि एक पूरा खाका तैयार किया गया है। और आज जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी बताई जा रही है क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जो वो एक पैनल के नाम जो आए थे, उसको लेकर लगातार जिस तरीके से इस पे चर्चाएं हुई हैं, तो एक पैनल में दो नामों की जब उसमें नाम पे चर्चा हुई, तो फाइनल नाम किसकी जाएगा या फिर क्या है। बिल्कुल अनूप, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल विचार विमर्श मंथन चल रहा है इस बैठक में और सलाह मशवरा हो रही है। जिस तरह से आपने बताया कि जिताऊ प्रत्याशी जो है उसी की ज्यादा उम्मीद भी रहती है। छोटे स्तर का चुनाव है, लेकिन आगे तक के बहुत जो होने वाले चुनाव है उनकी तस्वीरें भी क्लियर कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आगरा में महापौर पद की बीजेपी प्रत्याशी हेमलता दिवाकर ने बाबा मनकामेश्वर नाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो काम अधूरे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा और आगरा शहर के विकास के लिए नए प्रोजेक्ट के लिए प्रयास भी किए जाएंगे। उन्होंने भरोसा जताया है कि इस बार फिर से आगरा की बीजेपी प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से विजय दिलाकर नगर निगम सदन में पहुंचने का यह काम करेंगी। और वहीं बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत के दौरान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि सिर्फ 2 चुनाव को छोड़कर हर बार बीजेपी यहां से जीत दर्ज की है और इस बार भी बीजेपी प्रचंड जीत दर्ज करेगी। विगत चुनाव में भी केवल 2 नगर निगम को छोड़कर, मेरठ अलीगढ़ को छोड़कर शेष सभी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के मेयर चुनाव जीते थे। इस दौरान 5 साल में राज्य सरकार ने और 5 साल काम किए और केंद्र सरकार ने भी बहुत कल्याणकारी योजनाएं की। तो इस 5 साल में भारतीय जनता पार्टी और बढ़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सभी पर परचम लहराएंगे और नगर पंचायत, नगर पालिका परिषदों पर भी अधिकतम भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन जीतेंगे। आज बहुत खुशी की बात है कि मनकामेश्वर मंदिर जो आगरा के लिए आस्था का और विश्वास का प्रतीक है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की मेयर के प्रत्याशी हेमलता दिवाकर जी ने सभी लोगों के साथ यहाँ पर भगवान शंकर से आशीर्वाद लेके और अपना विधिवत आज जनसंपर्क शुरू किया है। तो निश्चित तौर से मनोकामना पूरी होगी। मैं भी पहली बार जब आगरा कॉलेज आगरा ज्वाइन किया था तो उसी दिन आया था। तो ईश्वर की कृपा है कि फिर दिनों दिन आगे ही बढ़ते रहे।
और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मिली है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया इस ऑडियो में और जान से मारने की धमकी ये दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हर एक एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है कि ऑडियो किसका है, कहां से आया और इसके पीछे मकसद क्या है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी ये दी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप पर यह ऑडियो वायरल हुआ है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल इसमें किया गया है और पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल ये की जा रही है। और वहीं प्रदेश भर की हजारों मस्जिदों में आज अलविदा की नमाज अता की गई है। इस दौरान माह रमजान के अंतिम जुमा की नमाज के चलते सभी संवेदनशील जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं नमाज के चलते मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है। नमाज के बाद मुल्क में शांति, सौहार्द, तरक्की और भाईचारा रखने की दुआएं भी मांगी गई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आगरा, अमेठी, बरेली, बिजनौर, गोरखपुर, अलीगढ़, प्रयागराज और रामपुर की ये तस्वीरें। और लखनऊ में बड़े इमाम बाड़े में अलविदा की नमाज अदा करने के बाद अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। काफी संख्या में मौलाना कल्बे जबात के नेतृत्व में शिया समुदाय के लोगों ने यह जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने इजराइल और अमेरिका के बैनर और पोस्टर जलाकर इसका विरोध भी जताया है। वहीं मौलाना ने आरोप लगाया है, कहा कि अमेरिका और इजराइल मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। अब यही है कि जुल्म के खिलाफ एहतजाज करना इस्लाम में वाजिब है। रसूलुल्लाह की हदीस है, अगर कहीं जुल्म हो रहा हो तो या तो जालिम को रोको, तुम जुल्म करने से रोक नहीं कर सकते हो तो एहतजाज करो उसके खिलाफ। इसका मतलब है कि हर मुसलमान पर वाजिब रसूलुल्लाह ने करार दिया है कि जुल्म के खिलाफ एहतजाज करें। आज आप देखें कि कहीं एहतजाज नहीं हो रहा जुल्म के खिलाफ, बल्कि सब खामोश हैं। अमेरिका ने वीटो कर दिया इसराइल के खिलाफ, इसराइल की हिमायत में। कोई एक भी मुसलमान मुल्क उसमें कोई एहतजाज नहीं है। सब अमेरिका के पिट्ठू, अमेरिका के ग़ुलाम बने हुए हैं। जब तक ये अमेरिका की ग़ुलामी ख़त्म नहीं होगी तब तक के इसराइल की ये जो वो है, जो सरतान बना हुआ है हमारे लिए, जो कैंसर बना हुआ है मुसलमानों के लिए, ये ख़त्म नहीं होगा। अमेरिका की ग़ुलामी मुसलमान ख़त्म करें तभी इसराइल ख़त्म हो सकता है, वरना ग़ुलामी जब तक करते रहेंगे ये इसराइल इसी तरह से मुसलमानों को मारता रहेगा, कत्ल करता रहेगा, जुल्म करता रहेगा। क्योंकि अमेरिका की पूरी सपोर्ट इसको हासिल है। लिहाजा इस अमेरिका का बाइकाट और इसराइल का बाइकाट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आलमी पैमाने में बाइकाट होना चाहिए। और वहीं माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी और लेडी डॉन के नाम से मशहूर हो चुकी अफशा अंसारी को पुलिस लगातार खोज रही है। उसे पकड़ने के लिए कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस बीच अफशा अंसारी को लेकर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया ताकि वो विदेश ना भाग पाए। आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी को लेकर मऊ पुलिस की शिकायत पर सरकार ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। मुख्तार अंसारी की पत्नी है जो इंटर स्टेट 191 के अगेंस्ट सरगना है, आपराधिक माफिया हैं जो 2005 से जेल में हैं। मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले हैं लोग, मोहम्मदाबाद के जी। वो जेल में हैं तो उनके आर्थिक साम्राज्य को और उनकी गतिविधियों को उनकी पत्नी द्वारा संचालित किया जा रहा है। उसी क्रम में इनके द्वारा 2 फर्में बनाई गई, एक गाजीपुर में और एक यहाँ विकास कंस्ट्रक्शन के नाम। विकास कंस्ट्रक्शन के नाम जो जमीन ली गई उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है यहाँ रहने में। उसमें अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीन बिना नियम कानून के उसको ग्रैब किया गया, उसको ले लिया गया। उसमें राजस्व विभाग द्वारा जांच की गई, उसमें गड़बड़ी पाए जाने पर उनके द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियोग पंजीकृत कराए जाने के बाद उनके द्वारा गैंगस्टर एक्ट अभियोग पंजीकृत हुआ। अफशा अंसारी, उनके भाइयों सरजील रजा, अनवर शहजाद और अन्य लोगों के खिलाफ उसमें वो एब्सकांड कर रही हैं। अभी तक न उन्होंने सरेंडर किया है न अरेस्ट हो पाई हैं। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2023 का आगाज ये कल से शुरू होने वाला है। इससे पहले सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया है। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या के फैसले को वापस ले लिया है और इतना ही नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वैधता भी खत्म कर दी गई। और इसके मद्देनजर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और इसके लिए सरकार ने यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी संख्या में संभावनाओं को देखते हुए सीमित संख्या रखे जाने की यह कोशिश भी की थी।
और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को ऋषिकेश से चारधाम यात्रा 2023 के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है और इस अवसर पर उन्होंने चारधाम जा रहे श्रद्धालुओं का माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया और यात्रा के लिए श्रद्धालुओं से भरी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। और में हल्द्वानी में कल से चारधाम यात्रा ये शुरू हो रही है, लेकिन चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इन्हीं सवालों के घेरे में यशपाल आर्य ने भी सरकार को खड़ा किया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, जिस तरह से चारधाम यात्रा की तैयारियों का वायदा सरकार कर रही है उस हिसाब से लग रहा है कि यात्रा असुरक्षित है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगा दिया कि सरकार केवल मीटिंग तक ही सिमट कर रह गई है और चारधाम वाले रूट पर मामूली से इंतजाम भी नहीं कर पाई है। देखिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठकें की हैं और उम्मीद थी कि इस वर्ष की जो यात्रा है चारधाम यात्रा वो सुविधाओं से परिपूर्ण होंगी, लेकिन समीक्षा के उपरांत भी हाल जस के तस हैं। तैयारियों में काफी कमी दिखाई दे रही है। यात्रा असुरक्षित महसूस हो रही है और जिस तरह से सड़कों की बदहाल सड़कें हैं वो खतरे से खाली नहीं है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने इस संबंध में पूरी तैयारी कर ली है। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, जो तैयारियां हो रही हैं वो सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। वहीं राजेंद्र भंडारी ने यह भी आरोप लगाए हैं, जिसका पलटवार भी करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि सरकार अपनी व्यवस्था पर खरी उतर रही है, यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी। सरकार कागजी तैयारियां हो रही होगी, धरातल पे तो कुछ है नहीं। हम लोगों को तो आज तक बुलाया नहीं गया। हम समझते हैं कि वहां का मैं प्रतिनिधि हूं बद्रीनाथ का, कभी न कभी बैठकों में बुलाई जाना चाहता है कि पेयजल की क्या व्यवस्था, रहने की क्या व्यवस्था होगी। जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन सिस्टम बना दिया है उसमें भी बड़ी दिक्कतें लोगों को आ रही है। रजिस्ट्रेशन बनाएंगे तो आधा से ज्यादा होटल जो है खाली रह जाएंगे, तो ये बड़ी दिक्कत का प्रश्न, परेशानी का प्रश्न है। देखिए, ऐसा है, विपक्ष को मैं एक ये राय देना चाहूँगी कि उत्तराखंड हमारी देवभूमि और पूरे देश और विदेश से सभी यहाँ पर चार धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं और चार धाम से यहाँ पर लोगों का रोजगार चलता है। तो उनको इस पर टीका टिप्पणी करने की बजाय देवभूमि में आए हुए श्रद्धालुओं का स्वागत करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसमें कोई कमी निकालनी चाहिए। और सरकार ने जो बीड़ा उठाया है कि हम अच्छे दर्शन की व्यवस्था करेंगे और करते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से उस व्यवस्था पर पूरी तरीके से खरे उतर रहे हैं, जिसके मद्देनजर पूरी तरीके से हेल्थ की सुविधाओं का इंतजाम किया गया है, वाटर ATM लगाया गया है, पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया गया है, कोविड प्रोटोकॉल का भी अधिनियम पारित किया गया है, रजिस्ट्रेशन की सुविधा करी गई है और सभी यात्राओं को पूरी सुविधा के अनुसार ही दर्शन करने की व्यवस्था करी जा रही है। किसी भी प्रकार से यात्रियों को किसी भी प्रकार से असुविधा का सामना नहीं करने को मिलेगा। पहले भी अगर देखा जाए तो पिछले साल की यात्रा भी सुगम ही रही है और काफी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है, जो कि हमारे उत्तराखंड के लिए बड़े गर्व का विषय है कि इतना ज्यादा लोगों ने दर्शन करने यहाँ पर उत्तराखंड में आए हैं। और उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पदयात्रा करके जनता के सामने धामी सरकार की नाकामियों को उजागर करने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने हरीश रावत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरदा का नाम ऐसे ही हरदा नहीं पड़ा है, क्योंकि हरीश रावत जहां भी गए, जिस सीट पर से चुनाव उन्होंने लड़ा, उस सीट से वहां की जनता ने उन्हें हराने का काम किया है। और इसके साथ ही नवीन ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। निश्चित तौर पर हरदा को सद्बुद्धि अपने पार्टी पदाधिकारियों के लिए मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की सिर फुटबॉल, जिस प्रकार की बयानबाजी, जिस प्रकार का कलेश और कलह कांग्रेस में है, वो अन्यथा कहीं नहीं है। तो हरदा पहले अपने लोगों को एकजुट करें, उनकी सद्बुद्धि के लिए बात करें, फिर वो अगली बात करें। और रही पदयात्रा की बात, तो इस प्रदेश की जनता ने उनको बार बार पैदल कर दिया, तो पहले से वो जो पैदल हैं वो पदयात्रा ही करेंगे जो जिसको जनता ने पैदल कर दिया। ऐसी क्या जरूरत आ गई पदयात्रा करने? मैंने कहा कि हरदा इस वक्त केवल भाजपा के कारण पदयात्रा नहीं कर रहे हैं,
अपने प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों के कारण भी पदयात्रा कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रासंगिक नहीं रहेंगे। उनको अपनी ही पार्टी के लोग नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए सुर्खियों में बने रहने के लिए हरदा इस प्रकार के प्रसंग करते रहते हैं। और रुद्रप्रयाग में 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ की उत्तम डोली गद्य स्थल ऊखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में परंपरा अनुसार पूजा अर्चना के बाद डोली ने पहले रात्रि पड़ाव विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी के लिए प्रस्थान किया और साथ ही पूजा अर्चना के बाद डोली के साथ बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी में पैदल यात्रा के लिए प्रस्थान किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्सव डोली 22 अप्रैल को फाटा और 23 को गौरीकुंड और 24 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 25 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट भक्तों के लिए दर्शन करने के लिए खोल दिए जाएंगे। इस अवसर पर केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। उत्तरकाशी के लोक प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को यानी कि कल आम श्रद्धालुओं के लिए ये खोल दिए जाएंगे, जिसको लेकर आज मुखवा गांव से मां गंगा की डोली धाम के लिए रवाना ये हो गई है। मां गंगा की विग्रह डोली भैरव घाटी में भैरव मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगी और वहीं कल अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। कर चुकी है और रात्रि निवास भैरव घाटी में होगा। पूरे हर्ष उल्लास के साथ पूरी रात कल बर्फ पड़ी, उसके बाद भी इतने तीर्थयात्री इतने श्रद्धालु गंगोत्री धाम में मुखबा में यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं और निरंतर यहाँ पर जो हमारी जो व्यवस्था है वो हमने भैरव घाटी में पूरी कर दी है और सभी यात्री पूरी रात को वहाँ पर रहेंगे। कीर्तन भजन चलेगा और वहाँ पर लोकल लोग भी आएंगे, देवी देवता भी आएंगे यात्रियों के साथ और सबका स्वागत है। आप पधारे, बोले गंगा मैया की जय। कहते हैं गंग मिलन को जाइए तज माया अभिमान। तो चलिए बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। बदायूं में मुंडन संस्कार कराने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी मैजिक अनियंत्रित होकर पलट गई, लगभग आधा दर्जन लोग घायल। संत कबीर नगर में घर से बैंक के लिए निकला युवक का शव गांव के सीमांत में मिला। घटनास्थल पर एसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे, जांच पड़ताल जारी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, दोस्त नहीं मौत दोस्त को उतारा था मौत के घाट। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, ट्रांसफार्मर में आग लगने से मची अफरा तफरी। कानपुर में कमिश्नरेट बिठूर पुलिस ने 50,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार, पुलिस को चकमा देकर लंबे समय से फरार चल रहा था। मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन को मिली है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, बेहतर प्रबंधन प्रशिक्षण सेवाओं और सुविधाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ने दिया सर्टिफिकेट। आगरा पुलिस ने लूट का किया खुलासा, 2 नकाबपोश बदमाशों को गिरफ्तार किया। सिद्धार्थनगर के मजमन कला गांव में पसरा सन्नाटा, बगीचे में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, जांच पड़ताल जारी। बादा में हैरत अंगेज करने वाला मामला आया सामने, सिंगर बनाने के चक्कर में महिला की बच्ची के साथ हैवान की घटना को अंजाम दिया गया। झांसी में वांछित चल रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, 2 मौके से फरार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।